जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 10 के उन प्यारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपके विद्यालय में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर हो इसी तरह का आए, तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वायरल मॉडल पेपर को आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 अंक लेकर आना है यदि आपको, तो इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश ध्यान देना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट का समय आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। क्लियर? प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में क्या है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और बहुविकल्पी प्रश्न है। पूर्णांक 20 का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल है प्रश्न 20, यानी 20 नंबर का है खंड आ। क्लियर? इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी में आपको भरना होगा। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है, चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? ध्यान देना, ये रचना है अमृत राय जी की। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो उत्तर होगा आपका कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है ये किसकी जीवनी है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी। ये भी याद कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? उपन्यास है भूले बिसरे चित्र और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 5 है, गोदान किस युग की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किस युग की रचना है? ये रचना है किस युग की? ध्यान देना आप सभी लोग, शुक्ल युग की। यहाँ पर ध्यान देना, शुक्ल युग की गोदान रचना है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। और ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन और सेवा सदन। ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है, याद कर लीजिएगा आप लोग। सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, तीनों उपन्यास हैं और तीनों के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नीरजा के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 7 है और इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी युग की कालावधि है, यानी द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से पहला ही ऑप्शन सही है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक कब प्रकाशित किया गया? सन 1943 ईस्वी में। सी वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी ने। कब? 1943 में। प्रश्न संख्या 10 है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1919 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 11 है,
हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम दिन जियत बहुत दिन बीते। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो ध्यान देना, यहां पर है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। सभी रसों का मैंने स्थायी भाव आपको बता दिया जो विकल्प में दिए थे। राइट आंसर होगा करुण रस। अगला प्रश्न संख्या 12 है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए उदाहरण में अलंकार है उपमा अलंकार। यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। क्लियर? ये याद कर लेना आप सभी लोग। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो गमन क्या है? ये है मूल शब्द, और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आ, दीर्घ आ। तो चलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माता पिता में समास क्या है? तो माता पहला पद है और पिता दूसरा पद है। जहां पर दोनों पदों की बराबर वैल्यू हो, अर्थात दोनों की समानता हो, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों की प्रधानता हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भू धरा वसुधा ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये फूल का पर्यायवाची है। क्लियर? युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य नहीं है, यानी वाच्य कौन सा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है या वर्ण होती है। इसे भी याद कर लेना। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला जो गद्यांश है, कुसंग का जो रस सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करिएगा। और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा, अथवा में भी गद्यांश देखने को मिलेगा इस तरह का। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी,
उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया पाठ, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तीनों प्रश्न एक जैसे आएंगे गद्यांश पर आधारित। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का ये भी आएगा। पहला पद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये है पद शीर्षक पाठ से लिया गया पद्यांश और इसकी रचना की है सूरदास जी ने। क्लियर? क्योंकि इनका नाम भी आप देख सकते हैं पद्यांश में। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अथवा में भी पद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहु काजु अकाजु ना जान्यो, कहो तिय को जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमि कै बनवासु दियो है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, वन पथ पर। और रचना की है इस पद्यांश की किसने? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, तुलसीदास जी ने इस पद्यांश की रचना की है। तुलसीदास जी रचनाकार हैं इस पद्यांश के। और एक और प्रश्न है, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ध्यान देना, इसके बाद प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है संस्कृत का, गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अथवा में भी गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कृतुम महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। ये मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। ध्यान देना, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भी लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा में भी पद्यांश है, सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या जी मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये लिया गया है? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित होगा, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का है। यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब ध्यान दो आप लोग, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर याद कर लेना। 6 प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय
देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। और सूरदास तुलसीदास महादेवी वर्मा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनका जीवन परिचय याद कर लेना आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपनी बहन, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। 2 नंबर का प्रश्न ये आएगा, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। बीरा केन पूजते, बीर की पूजा कौन करता है। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, वायु से भी तेज कौन चलता है। विद्या केन वर्धते, और विद्या कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी विषय इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी विषयों पर निबंध आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में भी इन्हीं विषयों पर निबंध पूछा जाएगा 2026 की बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।